हेलो नमस्कार। लेट्स स्टार्ट सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट। हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। ठीक है, सेक्शन 18 टू 30 जो इंपॉर्टेंट है आपका, मेंस और प्रीलिम्स दोनों पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि सेल ऑफ गुड्स के लिए क्या क्या एसेंशियल है। आपका पार्टीज होनी चाहिए, उनका म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कौन कौन सी ट्रांसफर हो सकती है, नहीं हो सकती है, कैपिटल रेमिटर एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, वारंटी कंडीशन ऑल ऑल हमने डिस्कस कर दिया। देन नाउ व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल मेड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता कब है, ठीक है, कंप्लीट कब होगा। लेट्स स्टार्ट सेक्शन 18 टू 30 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। 18 टू 30 ऑफ सेल ऑफ गुड्स, अगर आप टाइटल देखोगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, ठीक है, कि कब वो ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखो, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मेड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा कब, देन देन क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा, देन हैज प्रॉपर्टी पास टू द बायर। जब प्रॉपर्टी, मान लो ए सेलर है, बी बायर है, अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तभी तो प्रॉपर्टी पासिस होगी टू द बायर। तो देन और प्रॉपर्टी और ऑनरशिप टू ट्रांसफर टू इंटरेस्ट, तो क्या होगा फिर, ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा किसके लिए, बी के लिए, बाय का। वेयर इज द ऑनरशिप, ऑनरशिप कहां रहेगी, ए सेलर के पास ऑनरशिप रहेगी या बी के पास ऑनरशिप रहेगी, वो हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी हैज नॉट पास, अगर मान लो प्रॉपर्टी पास नहीं हुई, देन व्हेन टू पास टू द बायर, अगर प्रॉपर्टी पास नहीं की, पोजीशन नहीं दिया, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, व्हेनेवर देयर इज सेल, सेल कंसिक्वेंसेस आर, जब भी सेल होता है उसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, जैसे सेलर है, सेलर के लिए क्या कंसिक्वेंसेस रहेंगे, सेलर सेलर हैड द ऑनरशिप, हैड द ऑनरशिप। देखो, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है सेलर के पास क्या होती है, ऑनरशिप होनी चाहिए, राइट टू ट्रांसफर होना चाहिए। सेकेंड थिंग, नाउ जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, नाउ लीव्स द ऑनरशिप, क्या हो जाएगा, ऑनरशिप को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑनर कौन बन जाएगा, वायर बन जाएगा। अब वायर के लिए क्या होगा, वायर वायर हैड वायर हैड नॉट द ऑनरशिप, जब बायर के पास पहले ऑनरशिप नहीं था, नाउ गेट्स द ऑनरशिप, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बना क्या बना उसको, नाउ ही गेट्स द ऑनरशिप। ठीक है, वाई, क्यों ये जरूरी है, रीजन क्या है इसके पीछे, सेक्शन 26, रीजन क्या है, सेक्शन 26, ऑनरशिप ट्रांसफर होना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, जब ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए सेलर है, अभी ऑनर ये है, अब इसके पास ऑनरशिप नहीं है, अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा तो ऑनर कौन बन जाएगा, बी, ये ऑनर नहीं रहेगा फिर। ये चीजें क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो रीजन सेक्शन 26 में दिया, बिकॉज रिस्क प्राइमा फेसाई पासिस विद द प्रॉपर्टी, रिस्क जो है, डैमेजेस का रिस्क है, प्रॉपर्टी का रिस्क है, पास हो जाएगा किसको, पासिस विद द प्रॉपर्टी, अलोंग विद द प्रॉपर्टी। तो risk is always attached with the property that is given under section 26 of sale of goods act, and run moves with the property, risk moves with the, जो ऑनर होगा उसी का रिस्क होगा फिर, प्रॉपर्टी मींस ऑनरशिप, तो मतलब ऑनरशिप इन कार, अगर मान लो कार है, आपने फॉर एग्जांपल कार के लिए इनने कार का कॉन्ट्रैक्ट किया, अभी ऑनर कौन था, ए ने ट्रांसफर कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब कार का ऑनर कौन बनेगा, बी। अब उसके बाद वेयर ऑनरशिप मूव्स, रिस्क मूव्स, ऑनरशिप जिसके पास गई उसका रिस्क होगा। ठीक है, इफ गुड्स लॉस्ट, या गुड्स लॉस्ट हो जाएगी या डिस्ट्रॉय हो जाएगी, देन हु टू बियर द रिस्क, हु टू बियर द रिस्क मींस ऑनर टू बियर द रिस्क। अब मान लो कार अगर ट्रांसफर नहीं हुई, अभी सेलर ऑनर है, कार डैमेज हो जाती है, लॉस किसका होगा, सेलर बियर टू रिस्क, मतलब ऑनर सेलर है। अगर कॉन्ट्रैक्ट बन गया, रिस्क किसका होगा फिर, बायर का होगा। अगर लॉस हो जाता तो बायर बायर इज ऑनर एंड बायर बियर द रिस्क ऑफ द गुड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
सेक्शन 16 देखना एक बार, सॉरी सेक्शन 26 बेरेक्ट में। बेरेक्ट में, रिस्क प्राइमा फेसाई passes with property unless otherwise agreed that good remain at the seller risk until the property there is transferred to the buyer। बोलता जब तक वो ट्रांसफर नहीं हुआ तब तक किसका रिस्क रहेगा? सेलर का। ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर टू द बायर, ट्रांसफर मतलब ऑनरशिप ट्रांसफर। क्या ट्रांसफर होना चाहिए? ऑनरशिप ट्रांसफर होना चाहिए। बट when the property therein is transferred to the buyer, the goods are at the buyer's risk whether delivery has been made or not। that is very important। उस गुड्स की डिलीवरी की या नहीं की दैट इज इमटेरियल। मटेरियल क्या है कि ऑनरशिप ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। अगर ऑनरशिप ट्रांसफर हो गया तो देन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? बायर की। और अनटिल अनलेस जब तक ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा, ट्रांसफर का मतलब देखो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अनलेस अदरवाइज एग्रीड द गुड्स रिमेन एट द सेलर्स रिस्क until the property there is transfer to the buyer। जब तक ट्रांसफर नहीं तब तक किसका रिस्क रहेगा? सेलर का। ट्रांसफर का यहां पे लिख लो डायरेक्ट में ओनरशिप टू द बायर। बट व्हेन द प्रॉपर्टी देयरइन इज ट्रांसफर टू द बायर, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, ट्रांसफर मतलब ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, द गुड्स आर द बायर्स रिस्क whether delivery has been made or not। चाहे डिलीवरी उसकी पोजीशन में गया या नहीं गया दैट इज इमटेरियल। मटेरियल क्या ऑनरशिप ट्रांसफर किया या नहीं किया दैट इज मटेरियल। प्रोवाइडेड दैट where delivery has been delayed through the fault of either buyer or seller, the goods at the risk of the party in fault as regards any loss which might not have occurred but for such fault। ये बोलता है कि अगर डिलीवरी में डिले हो जाता है थ्रू द फॉल्ट ऑफ आइदर, चाहे सेलर का फॉल्ट है चाहे बायर का है, the goods are at the risk of the party in fault in regards any loss which might not have occurred but for such fault। ठीक है, तो ये होता है कि अगर डिलीवर नहीं हुआ, अगर मान लो चाहे वो सेलर के है पोजीशन में है क्या, ठीक है, सेलर की पोजीशन में क्यों ना हो प्रॉपर्टी, अगर किसी की मिस्टेक से कोई लॉस हो जाता है, चाहे बायर की मिस्टेक से चाहे सेलर की मिस्टेक से, उसका फिर लॉस होगा। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट nothing in this section shall affect the duties or liability of either seller or buyer as bailee of the goods of the other party। ठीक है, that is very important। ठीक है, that is very important। तो ये बोलता है कि अदर लॉ में जैसे बेलमेंट है, बेलमेंट में जिसकी पोजीशन में होगा वो लाइबल होगा। ठीक है, तो उस लॉ में, सोगा में तो नहीं बट लेकिन अदर लॉ को ये अफेक्ट नहीं करेगा, वहां पे रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, अगर वो ऑनर भी नहीं है तो रिलीफ मिल सकता है, वो हम सब डिस्कस करेंगे अभी हियर इन आफ्टर। मान लो फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया सेल ऑफ कार का कॉन्ट्रैक्ट किया ऑन 3 Jan 2024 को। डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कार टू बी सोल्ड, कार एक्चुअल में कब सेल की, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया ना, कार सेल हुई 5 Jan 2024। V has taken the car for trial, B has taken the car for trial। अब ट्रायल के लिए बी ने कार को ले गया। कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में कब होना है? 5 Jan को। कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ अभी, ठीक है, सिर्फ कार को ले गया। 3 Jan ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि 5 Jan को इनने कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर कब होनी है? 5 Jan को। ऑन 4 Jan कार कंप्लीटली डैमेज्ड बाय फोर्स या बाय फायर, स्टोलन, कुछ भी डैमेज हो गया, लॉस हो गई कार। हु टू वियर द रिस्क, किसका रिस्क होगा? ए का रिस्क होगा, बी का? ए तो सेलर है, बी बायर है। अभी ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज इंपॉर्टेंट हियर। तो आंसर ए टू वियर द रिस्क बिकॉज एट द टाइम ऑफ द डैमेज ए हैड द ओनरशिप। जिसके पास ओनरशिप होगा वही उसका, उसी के साथ रिस्क होगा, उसी के पास रिस्क रहेगा। ठीक है, तो ए टू बियर द रिस्क बिकॉज एट द टाइम ऑफ द डैमेज ए हैड द ओनरशिप। बट अदर लॉ, अगर हम अदर लॉ लास्ट प्रोवाइजो सेक्शन 26 का जो प्रोवाइजो है, लास्ट प्रोवाइजो बोलता है कि
इन अदर लॉ लाइक बेलमेंट इन इंडिया, बेलमेंट एप्लीकेबल होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑल्सो अप्लाइज अकॉर्डिंग टू लॉ, बी विल बी लाइबल एज बेली, बी विल बी लाइबल एज बेली, बट सोगा के एक्ट, वो सोगा एक्ट के अंदर लाइबल नहीं होगा, बिकॉज सोगा में कौन लाइबल होगा, जिसके पास ऑनरशिप रहेगी। बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एज ए बेली वो लाइबल होगा बी, तो बी लाइबल एज अ बेली, ठीक है, कि उसके पास प्रॉपर्टी थी जब वो डिस्ट्रॉय हुई, ठीक है। क्लियर हो गया लास्ट प्रोवाइजो आपका। देन मान लो सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ हॉर्स के रिगार्डिंग, हॉर्स सेल करना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो ए सेलर है, बी क्या है, बायर है। बी ने हॉर्स को ट्रायल पे ले गया कि 2 दिन के लिए ट्रायल पे दे दो, मैं हॉर्स को थोड़ा देखना चाहता हूँ कि किस तरह का हॉर्स है, घुड़सवारी अच्छे से ये रेस करता है कि नहीं करता, एक्सेट्रा। तो वाइल इन द पोजीशन ऑफ द बायर, अब हॉर्स किसकी पोजीशन है, अभी ट्रांसफर नहीं हुआ ऑनरशिप, तो वाइल इन द पोजीशन ऑफ द बायर हॉर्स डाइज, और उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि हॉर्स की डेथ होगी, ठीक है। अब वी की पोजीशन में था, ट्रायल पे था, अभी ट्रांसफर ऑनरशिप नहीं हुआ, तो ड्यूरिंग द ट्रायल हॉर्स डाइड, तो व्हाट इज हेल्ड देयर, सेलर टू बियर द लॉस, किसकी लॉस होगा, सेलर। तो ऑनरशिप किसके पास था, ऑनरशिप सेलर ही था, तो सेलर लाइबल। तो सेक्शन 26 सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ऑनर टू बियर द रिस्क, आप लिख सकते हो वहां पे ऑनर टू बियर द रिस्क। तो इन दिस केस सेलर डिड नॉट सेल, सेलर डिड नॉट सेल, इट वाज एन एग्रीमेंट टू सेल, ये क्या था, अभी सेल कंप्लीट नहीं हुआ था, ये क्या था, एग्रीमेंट टू सेल, एंड सेलर वाज द ऑनर। तो जब सेलर ऑनर है तो वो लाइबल होगा, ठीक है। हाँ, अगर ऑनरशिप ट्रांसफर हो गया बी के पास, चाहे पोजीशन दिया नहीं दिया, दैट इज ए मटेरियल, तो वी लाइबल होगा। तो सेक्शन 26 सेलर टू बियर द रिस्क फॉर बायर, बायर की लाइबिलिटी कहां बनेगी, अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ 26 तो रिस्क रहेगा सेलर का, इस तरह की सिचुएशन होगी तो। लेकिन लाइबिलिटी ऑफ द बायर ऑलवेज अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बेलमेंट के अंदर, इफ ही हैज टेकन, वहां पे भी तब लाइबल होगा, दो सिचुएशन होती है, एक इफ ही हैज टेकन रीजनेबल केयर, then not liable under the Indian Contract Act. If not taken reasonable care, then liable. उसने रीजनेबल केयर किया, पानी दे दिया हॉर्स को, घास खिलाया, सब कुछ दिया उसने, ठीक है, उसके बाद भी डेथ होगी, ठीक है। तो इन दैट केस रीजनेबल केयर तो लाइबल नहीं होगा, अगर नॉट टेकन रीजनेबल केयर तो लाइबल होगा। मान लो आजकल जैसे सर्दी है, उसने हॉर्स को बाहर ही खुले में छोड़ दिया, या बारिश में छोड़ दिया बाहर, तो रीजनेबल केयर नहीं है वो, तो मतलब लाइबल होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, बट सोगा के अंदर नॉट लाइबल, ठीक है। देन मान लो सपोज कॉन्ट्रैक्ट फॉर, एक और एग्जांपल लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ मशीनरी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ मशीनरी, किस चीज के लिए मशीनरी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी स्पेसिफाइड, अब मशीनरी कैसी है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक गुड्स है, मशीनरी आइडेंटिफाइड स्पेसिफिक है, ठीक है। अ टर्म इन द कॉन्ट्रैक्ट, इन अ टर्म डाल दी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में, टर्म इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट buyer will buy only when some defect are removed, मतलब मशीनरी में कुछ रिपेयर का वर्क करना था, उसके बाद ही वो पास होना था किसको, बायर को। ये उन्होंने टर्म डाल दिया कि कब मिलेगी बायर को, जब वो डिफेक्ट रिमूव हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा। रिपेयर किसने करना, सेलर ने रिपेयर करना, अभी ट्रांसफर नहीं हुआ, कब होगा, जब रिपेयर हो जाएगा उसके बाद ट्रांसफर होगा उसको ऑनरशिप। तो सेलर, सेलर ने क्या किया, सेलर डिलीवर डिलीवर द मशीनरी टू द बायर, टू द बायर विद an arrangement that वायर को बोला यू प्लीज get it repaired, get it repaired, the cost of repairing, the cost of repairing
टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द प्राइस। उसने बोला कि तुम डिलीवर कर दिया बायर को कि तुम ही रिपेयर कर दो, मैं जो कॉस्ट होगी वो हम रिड्यूस कर लेंगे, जो भी हमारा कंसिडरेशन अमाउंट है। बायर टुक द पोजीशन, अब बायर ने पोजीशन ले लिया। बायर हैंडेड ओवर द मशीन, जो मशीन थी, हैंडेड ओवर टू द वर्कशॉप फॉर रिपेयरिंग, उसने किसी वर्कशॉप में वो रिपेयरिंग के लिए दे दी। व्हेन पुट फॉर रिपेयरिंग मशीनरी कंप्लीटली डैमेज्ड, जब वो रिपेयरिंग के लिए दी तो अब वो क्या हो गया, कंप्लीटली डैमेज हो गई। तो सेलर क्लेम द बायर टू बियर द कॉस्ट। सेलर ने बोले तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बायर को, मैंने तो तुम्हारा रिपेयर करने के लिए, और मैंने ये भी ऑफर किया था कि अगर जो भी कॉस्ट होगा वो हम रिड्यूस कर लेंगे, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट आंसर क्या होगा, देखो मशीनरी इज अ स्पेसिफिक गुड, स्पेसिफिक गुड्स में आ जाएगा। व्हेन ओनरशिप पासेस टू द बायर, व्हेन ओनरशिप पासेस टू द बायर, तो प्रोविजन इज दैट इज सेक्शन 19, तो यहां पे कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 19 एप्लीकेबल होगा, इंडियन सॉरी सोगा एक्ट का सेक्शन 19 देखना एक बार डायरेक्ट में। प्रॉपर्टी पासिस व्हेन इंटेंडिंग टू पास, देखो पहला है सबसे 18, देखो गुड्स मस्ट बी असर्टेन, गुड कैसी होनी चाहिए, असर्टेन होनी चाहिए। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स, नो प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर टू द वायर अनलेस अनटिल द गुड्स आर असर्टेन। इसको समझ लो पहले, असर्टेन और अनसर्टेन क्या होता है। तो गुड्स पासिस टू सर्टेन होना चाहिए, पता होना चाहिए कौन सी गुड आपने सेल करना है। अनसर्टेन गुड्स कैन नॉट बी पास, ठीक है। या आपके पास अनसर्टेन गुड है तो पहले वो असर्टेन करना पड़ेगा, उसके बाद वो सेंड आपको सेल की जाएगी। मान लो सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे 1000 गुड्स है, कितना है, 1000 गुड्स है, ठीक है। अब से एक पर्सन ए आया, उसने बोला मुझे ये 10 kg चाहिए। अब मान लो 1000 kg है, कितने हैं आपके पास, वन, अभी अनसर्टेन है कितना लेना है, उसने कितना बोला 10,000 10 kg। आपको इस 1000 में से 10 kg सेपरेट करना पड़ेगा, असर्टेन करना पड़ेगा ये 10 kg है, ये आपकी गुड्स है। जब एक गुड्स आपने असर्टेन के लिए फिक्स कर लिया, आइडेंटिफाइड कर दिया कि मुझे ये 10 kg आपको सेल करना, तो उसमें से आपने जो मान लो कोई ढेर लगा हुआ था, ठीक है, उसमें से आपने 10 kg, मान लो अनियन है, 1000 kg अनियन है, इस किसी ने कोई सेलर बायर आया, बायर ने बोला मुझे 10 kg चाहिए, तो आपने उस 1000 में से कितना निकाला, 10 kg। आपने क्या किया, असर्टेन कर दिया कि ये आपकी 10 kg है। तब तक ये ट्रांसफर नहीं होगा जब तक आपने उसको असर्टेन नहीं किया, जब तक आपने उसको पैक नहीं किया, जब तक आपने उसको अलग नहीं किया, सर्टेन नहीं किया, ये 10 kg है, ठीक है। क्लियर, आइडेंटिफाइड होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, तभी ऑनरशिप ट्रांसफर होगा, अदरवाइज गुड्स ट्रांसफर नहीं होगी। सेकेंड थिंग जो हमने एग्जांपल दिया, प्रॉपर्टी पासिस व्हेन इंटेंडिंग टू पास, where there is a contract for sale of specific or ascertain goods, specific, अब मशीनरी क्या थी, स्पेसिफिक गुड्स, और असर्टेन गुड्स जो असर्टेन कर दिया आपने, प्रॉपर्टी इन देम मतलब असर्टेन का निश्चित, सर्टेन, देन इज ट्रांसफर टू बायर एट सच टाइम एज द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंडिंग इट टू बी ट्रांसफर। कब होगा, पार्टी टू द बायर इंटेंडिंग इट टू बी ट्रांसफर, जब उनकी इंटेंशन होगी। तो देन ownership passes when intended by the parties at the time contract in the case the goods are specific or ascertain, that is given in the section 19. तो in this case जो मैंने एग्जांपल दिया, in this case ownership to pass to the buyer when machinery repaired। तो अब देखो सेकंड क्लॉज क्या बोलता है, for the purpose of ascertaining the intention of the parties regarded shall have the terms of the contract, the conduct of the parties, the circumstances of the case। अब आप इंटेंशन कैसे पता करोगे, क्या उनके इंटेंडिंग थे, टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब इस केस में क्या था, जो मशीनरी वाला केस था उसमें टर्म क्या थी, जब रिपेयर हो जाएगा, रिपेयर के बाद वो ट्रांसफर होनी थी उस पर्सन के लिए। तो इन दिस केस सेलर टू बियर द रिस्क, सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 हु बियर द रिस्क, ऑनर रिस्क। अभी तक ऑनरशिप किसके पास थी, सेलर के पास, अभी बी के पास ऑनरशिप नहीं किया, बेशक पोजीशन दिया था,
उसने बोला था कि जब रिपेयर हो जाएगा, आफ्टर रिपेयरिंग इसकी ऑनरशिप ट्रांसफर हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में टर्म ऐड था, तो हम इंटेंशन कैसे करेंगे? फ्रॉम द टर्म। क्लियर? तो देन समटाइम, अब देखो ये तो क्लियर हो गया, इंटेंशन क्लियर है पार्टीज की। समटाइम क्या होता है कि इंटेंशन ऑफ द पार्टी इज नॉट क्लियर, इंटेंशन ऑफ द पार्टी इज नॉट क्लियर, इंटेंशन टर्म नहीं है, इंटेंशन क्लियर नहीं है, तो उसके लिए कौन सा प्रोविजन है? सेक्शन 19 क्लॉज 3 सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अगर इंटेंशन मतलब क्लियर नहीं है, 19 क्लॉज 2 और जो 1 और 2 की बात कर रहा है वो क्लियर नहीं है, इंटेंशन मतलब टर्म अगर है, आपने टर्म डाला हुआ, टर्म क्या था उसमें कि रिपेयर के बाद ट्रांसफर होगी, तो रिपेयर तो हुआ नहीं, उससे पहले वो डैमेज होगी, तो देन हु लॉस द बियर, कौन बियर करेगा रिस्क? सेलर बियर करेगा। तो देन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 19 क्लॉज 3, समटाइम इंटेंशन ऑफ द पार्टीज कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम the term of the contract. You cannot gather from the term of the contract. Then what is the rule? So what is the rule when उस केस में मान लो टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उसे क्लियर इंटेंशन नहीं हो रहा, इंटेंशन नॉट क्लियर या नॉट क्लियर फ्रॉम द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इंटेंशन कैन नॉट गैदर फ्रॉम द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, then when ownership passes in such cases, so given in section 19 clause 3 rule that is given under section 20 to 24, कहां पे रूल दे रखे हैं? 20 से 24, टेकन हेल्प टू डिसाइड, तो हम पे किसकी हेल्प लेंगे हम? सेक्शन 22, नेक्स्ट जो 21, 22, 23 उनकी हेल्प लेंगे, कब ऑनरशिप ट्रांसफर होगा। ये तो जनरल रूल था। सेकंड देखो क्लॉज 3, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर, द रूल्स कंटेन सेक्शन 20 to 24 आर रूल्स फॉर ascertaining the intention of the parties, ascertaining the intention of the parties as the time at which the property and goods to pass the wire, to pass मतलब ऑनरशिप कब पास होगा टू द बायर, वो कैसे डिसाइड करेगा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 अगर टर्म क्लियर नहीं है, अगर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म क्लियर नहीं है तो, ठीक है, अगर कंडीशन क्लियर है कि कब ट्रांसफर होना, तो देन वो आप फिर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो देन इफ गुड स्पेसिफिक, अब जो दो तरह की गुड होते हैं, स्पेसिफिक गुड होता है, एक आपका अनसर्टेन गुड्स होती है। तो स्पेसिफिक गुड्स के लिए पहले देखो सेक्शन 20, स्पेसिफिक गुड इन द डिलीवरेबल स्टेट, पहले क्या होना चाहिए? वो डिलीवरेबल स्टेट होना चाहिए, वेयर देयर इज अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल, मतलब कोई कंडीशन नहीं है, सेल स्पेसिफिक गुड्स इन द डिलीवरेबल स्टेट, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासिस टू बायर, पासिस टू बायर मतलब ऑनरशिप कब पास होगा? पासिस टू बायर मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसी टाइम इमीडिएटली, and it is immediate whether the time of payment of the price or the time of delivery of goods or both is postponed। देखो ये बोलते हैं कि चाहे उसके टाइम आपने पोस्ट, चाहे उसका प्राइस पे हुआ या नहीं हुआ, या फिर डिलीवरी हुई या नहीं हुई, पोस्टपोन हो सकती है, टाइम में भी पोस्टपोन, प्राइस में भी पोस्टपोन, डिलीवरी टाइम ऑफ डिलीवरी में भी पोस्टपोन, बट ऑनरशिप ट्रांसफर, ऑनरशिप ट्रांसफर हो गया, ठीक है, सेक्शन 20। अगर स्पेसिफिक गुड्स है, गुड्स स्पेसिफिक, स्पेसिफिक गुड्स में दो तरह से आपको देखना पड़ेगा, ऑनरशिप में पास टू द बायर इमीडिएटली, सेक्शन 20, ऑनरशिप में पास, में पास टू द बायर लेटर ऑन, सेक्शन 21 और 22, ठीक है, ये वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले सेक्शन 20, सेक्शन 20 देखो, सेक्शन 20 के लिए देयर कैन बी अ सेल, क्या होना चाहिए? पहले सेल होना चाहिए, विदाउट पेमेंट ऑफ प्राइस या विदाउट डिलीवरी ऑफ गुड्स, चाहे वो डिलीवरी ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस किया या नहीं किया, दैट इज इंपॉर्टेंट नहीं है, विदाउट डिलीवरी ऑफ गुड्स वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पोस्टपोन हो सकता है। तो देन सबसे पहले क्या होना चाहिए? सेल कैसी होनी चाहिए? सेल मस्ट बी अनकंडीशनल, अनकंडीशनल मतलब नो टर्म, व्हेन द प्रॉपर्टी पासेस टू बायर,
when the property passes to buyer। क्योंकि अगर आपने कंडीशन रख लिया, टर्म रख लिया कि कब पास होगा, तब तो वो सेक्शन 19 में फॉलो हो जाएगा, क्योंकि इंटेंशन कैसे हो रहा है आपकी कंडीशन से। तो देन यहाँ पे क्या है, पहला अनकंडीशनल, सेकेंड थिंग गुड्स आर स्पेसिफिक, गुड्स आर स्पेसिफिक गुड होना चाहिए। थर्ड थिंग्स गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट। कैसे होनी चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट। अगर ये कंडीशन फुलफिल है देन द प्रॉपर्टी passes immediately। That means moment the contract is made, moment the contract is made, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बना प्रॉपर्टी ओनरशिप पासिस होगी टू द बायर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20। ठीक है, क्लियर, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। देन नाउ द व्हाट इज डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट सेक्शन 2 क्लॉज 3 में डिलीवरेबल स्टेट की डेफिनेशन दिया। Goods in such a state that buyer is bound, goods in such a state buyer is bound to take the delivery of them। ठीक है, ऐसी स्टेट में कि बायर अब बाउंड हो जाए उसको डिलीवर लेने के, तो बायर कैन नॉट रिफ्यूज द डिलीवरी ऑफ गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट एज पर टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन गुड्स आर इन अ स्टेट फाइंड बाय कस्टमर। ठीक है, कस्टम एंड मर्केंटेबल यूजेस when ascertained goods are lost, always liability on the seller। अगर uncertain goods है तो किसकी liability रहेगी, सेलर की रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो सपोज डिलीवरेबल स्टेट के लिए मान लो एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर के पास 1000 kg पोटैटो है। ठीक है, अब कस्टमर आता है, वो बोलता है मुझे 2 kg पोटैटो चाहिए। अब ये 2 kg, अब इसकी टर्म क्या है कॉन्ट्रैक्ट की, मुझे 2 kg पोटैटो चाहिए। अभी तक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, ना ही असर्टेन है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 क्या होना चाहिए, असर्टेन होने चाहिए गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स होने चाहिए। इसे स्पेसिफिक बोला मुझे 2 kg चाहिए। अब शॉपकीपर क्या करेगा, उस 1000 में से सेपरेट करेगा 2 kg। ठीक है, जैसे ही इसने सेपरेट किया 2 kg अलग से कर दिया, तो देन वो क्या हो गया, असर्टेन, स्पेसिफिक गुड्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 असर्टेन हो गया। अब ये पैकेट में पैक कर दिया, जैसे इसने पैक कर दिया अब ये डिलीवरेबल स्टेट में आ गया, डिलीवरेबल स्टेट में। अब डिलीवरी होनी है, किसको डिलीवरी होनी है, जैसे उसने पैक करके रख लिया तो देन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, क्योंकि डिलीवरेबल स्टेट में पहला देखो अनकंडीशनल, नो टर्म व्हेन द प्रॉपर्टी पास टू द बायर, दूसरा गुड्स आर स्पेसिफिक, तीसरा गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए। पैकेट के बाद क्या होगा, जो बायर है इज बाउंड टू टेक द डिलीवरी, तो दैट मींस बायर कैन नॉट रिफ्यूज द डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो मतलब डिलीवरेबल स्टेट में आ गया। जैसे ही डिलीवरेबल स्टेट में आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा इमीडिएटली ऑनरशिप ट्रांसफर टू द बायर। अब अगर लॉस हो जाता है, उस प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है तो रिस्क बायर का होगा, क्योंकि पहले वो असर्टेन कर दिया सेलर ने, असर्टेन के बाद उसने डिलीवरेबल स्टेट में ले आया, पैक कर दिया, पैक करने के बाद आपको देना है सिर्फ, देखो लास्ट लाइन क्या बोलता है, डिलीवरी में बी पोस्टपोन, प्राइस अभी प्राइस पेड नहीं भी किया तो प्राइस में बी पोस्टपोन। ठीक है, वो पोस्टपोन हो सकता है, तो इन दैट केस किसकी लाइबिलिटी बनेगी, बायर की लाइबिलिटी बनेगी। सेक्शन 26 ऑनरशिप क्यों इंपॉर्टेंट है, हु बियर द रिस्क, कौन रिस्क बियर करेगा, बायर, बायर, ऑनर, जो ऑनर होगा वो बियर रिस्क करेगा। द नेक्स्ट इज सेक्शन 21, सेक्शन 21 डायरेक्ट रीडिंग करते पहले 21 देखना। स्पेसिफिक गुड टू बी, स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट, पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट।
where there is a contract for sale of specific goods and the seller is bound to do something. अब seller is bound to do something मतलब seller को कुछ act करना है. The goods for the purpose of putting them into a deliverable state. The property does not pass until such thing is done and the buyer has notice thereof. That is very important. Two thing important है. पहला कि आपका सेल होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल. सेकंड थिंग स्पेसिफिक गुड्स होनी चाहिए. थर्ड थिंग एक कंडीशन है कि सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग. मतलब डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए कुछ सेलर को कुछ एक्ट करना पड़ेगा, कुछ भी एक्ट करना पड़ेगा, कोई मतलब मेजरिंग करनी पड़ सकती है एक्सेट्रा. एंड फॉर पर्पस पुटिंग देम इनटू द डिलीवरेबल, तभी वो डिलीवरेबल स्टेट में आएगा. एंड द प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल सच थिंग इज डन बाय द सेलर. ठीक है, जो थिंग्स डन किसने, बाउंड कौन है, सेलर. जब तक वो एक्ट सेलर नहीं करेगा तब तक प्रॉपर्टी डिलीवर, तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी. और एंड द बायर हैज नोटिस देयरऑफ, बायर को नॉलेज होना चाहिए इस चीज का कि उसने डिलीवरेबल स्टेट में वो चीज ले आई, उसने वो एक्ट कर लिया जो जो ड्यूटी थी सेलर की. ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं सेक्शन 21 को. सेक्शन 21 ऑनरशिप व्हेन पासेस टू द बायर. तो ऑनरशिप कब पासेस होगा? ऑनरशिप व्हेन पासेस टू बायर. कब पासेस होगी बायर को इसमें ऑनरशिप? व्हेन द गुड्स आर पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट. ये बोलता है व्हेन द गुड्स आर पुट इन द डिलीवरेबल स्टेट. मान लो फॉर एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ आएंगे ये. ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल ए सेलर पुट 10 लीटर ऑयल इन द बायर्स कंटेनर. देन goods are in deliverable state. मतलब आपने बोला मुझे 10 लीटर ऑयल चाहिए, अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, डिलीवरेबल स्टेट में नहीं हुआ. जब 10 लीटर ऑयल बायर ने कंटेनर लेके आया, उसने 10 लीटर का एक कैन है या कंटेनर है, उसके अंदर जब उसने पुट कर दिया, प्योर कर दिया, इन दैट केस क्या बन गया? डिलीवरेबल स्टेट में बन गया. एंड सेकेंड थिंग, notice to the buyer is also necessary. That is very important. Notice to the buyer, उसको नॉलेज में होना चाहिए कि उसने मेरे कंटेनर में वो पैक कर दिया. वो नोटिस इंपॉर्टेंट होना चाहिए यहां पर. देन वो डिलीवर, क्योंकि अब डिलीवर स्टेट. मान लो फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल of oil, sale of oil to be put in 100 कंटेनर. 100 कंटेनर का कॉन्ट्रैक्ट आया ऑफ द बायर. बायर ने बोला मुझे 100 कंटेनर ऑयल के चाहिए, तो आप उसमें डाल देना. कंटेनर वर फिल्ड. अब किसने फिल करने हैं? सेलर ने फिल करना है. तो एक्ट किसने करना है? मेजरमेंट किसने करना है? सेलर ड्यूटी बाउंड टू डू समथिंग. तो समथिंग क्या करना है? उसने वो एक्ट करना है, उस कंटेनर को फिल करना है. तो ये एक्ट कौन करेगा? सेलर करेगा. वाइल 50 कंटेनर, जब वो 50 कंटेनर भर रहा था, कितना टोटल ऑर्डर कितना का था? 100 का. 50 कंटेनर फिल्ड और फायर ब्रोकन आउट. जब 50 कंटेनर वो फिल कर रहा था, तो जब 50वें पे लगा था, ये 50वें मान लो 1 से स्टार्ट किया उसने, अभी और बचे हुए हैं, अब ये खाली एम्प्टी अभी भरे नहीं. जब 50वें कैनर फिल कर रहा था कंटेनर, तो फायर ब्रोकन आउट, शॉप डैमेज हो गई. कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स. अब तो 50 कंटेनर फिल्ड इन द बायर्स प्रेजेंस. ये किसकी प्रेजेंस में फिल किए थे? बायर्स की प्रेजेंस में. तो मतलब ही हैज द नॉलेज, ही हैज नोटिस कि मेरे 50 कंटेनर फिल हो रहे हैं. सेलर क्लेम द प्राइस. सेलर ने बोला मुझे प्राइस क्लेम करो.
सेलर क्लेम द प्राइस, ठीक है। बायर सेज दैट ही विल नॉट पे, उसने बोला मैं पे नहीं करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, ऑनरशिप मुझे नहीं आई, आई एम नॉट ऑनर ऑफ दैट, वो तो आपकी पोजीशन में थे, अभी हमने पूरे 100 नहीं भरे। तो फॉर 50 फिल्ड इन द बायर्स प्रेजेंस, अब देखो बायर्स की प्रेजेंस में उसने 50 कंटेनर फिल कर दिए थे, एंड बायर लाइबल टू पे, तो इन दैट केस क्या होगा, बायर लाइबल टू पे। इफ और फॉर 50 जो अनफिल्ड है, जो फिल नहीं किए थे अभी, बायर नॉट लाइबल टू पे, क्योंकि ट्रांसफर क्या हो गया, ऑनरशिप यहां पे ट्रांसफर होगी, ऑनरशिप ट्रांसफर टू बायर, चाहे अभी प्राइस पे नहीं किया या फिर पोस्ट पर आपका डिलीवरी नहीं दी, लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्ट, अब एक्ट क्या करना था इसको, एक्ट करना था उसको फिल करना था, दैट इज एक्ट बाय द सेलर, जब तक वो फिल नहीं करेगा तब तक ट्रांसफर नहीं होगा। यही आपका सेक्शन 21 बोलता है कि मान लो सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग, अब बाउंड टू डू क्या था, उसको फिल करने थे अंडर वो कंटेनर, until such thing is done the buyer has notice thereof, और बायर को नोटिस और होना चाहिए, जब तक वो उसको फिल नहीं करता, नोटिस नहीं होता तब तक। हाँ, अगर इन द एब्सेंस ऑफ द बायर, बायर नहीं है, उसको नोटिस नहीं है, तब भी वो लाइबल बायर नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। देन अब मान लो सपोज फॉर एग्जांपल, और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ एनिमल स्किन, animal skin, price not ascertained, price not ascertained, to be ascertained after counting। अबे काउंटिंग बाय द सेलर, अबे प्राइस कब होना था, जब काउंटिंग होनी थी, तो एक्ट करना था किसने, सेलर ने कोई एक्ट करना था, वो काउंटिंग वाला। तो वाइल काउंटिंग डैमेज ऑफ द गुड्स, जब वो काउंटिंग कर रहा था तो उस टाइम सारी गुड्स क्या होगी, डैमेज, तो देन सेलर क्लेम प्राइस फ्रॉम द बायर। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ एनिमल स्किन, स्पेसिफिक गुड्स है बट नॉट असर्टेन, प्राइस नॉट असर्टेन। इन इंडिया दिस सिचुएशन इज कवर्ड बाय सेक्शन 22, दिस सिचुएशन is covered by section 22 of sale of goods act, section 22 देखो, section of 22, specific goods in a deliverable state when the seller has to do anything that to order to ascertain price, price ascertain करने के लिए कुछ एक्ट करना था, एक्ट क्या, काउंटिंग का करना, काउंटिंग के बाद उसने मान लो जितनी स्किन थी उसके बाद डिसाइड करता है इतना प्राइस है, मान लो एक का अगर 10 रुपए है तो उसने काउंटिंग करनी थी कि ये 100 है, तो 100 को इंटू कर दो 10 से, फिर प्राइस पता चलना था कितना प्राइस है। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, डिलीवरेबल स्टेट में है, बट द सेलर इज बाउंड टू वेइंग, मेजरमेंट, टेस्ट और डू सम अदर एक्ट और थिंग्स व्हिच रेफरेंस टू द गुड फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग द प्राइस। देखो यहाँ पे दो चीजें, ऊपर कोई और एक्ट करने की बात बोल रहा है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि कंटेनर में उसको डालना था वो, ठीक है, उसके बाद वो कंप्लीट होना था, यहाँ पे सिर्फ असर्टेनिंग द प्राइस, असर्टेन के लिए कुछ एक्ट करना था। द प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल सच एक्ट, कौन सा एक्ट, जो काउंटिंग वाला एक्ट है या फिर मेजरिंग वाला एक्ट है, टू डन एंड द बायर हैज नोटिस देयरऑफ, साथ में बायर को नोटिस होना चाहिए उस चीज का, ठीक है। होप कि आपको समझ आ रहा होगा। देखो गुड्स स्पेसिफिक होना चाहिए, गुड्स स्पेसिफिक होना चाहिए, सेकेंड थिंग गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट्स, गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए। थर्ड थिंग सेलर टू असर्टेन द प्राइस, टू ascertain the price by means by weighing या फिर by measuring, by testing, by to do some other act, ठीक है, एजुडिशियम जेनरस रूल अप्लीकेबल, कोई भी एक्ट करना पड़े जिससे हम असर्टेन कर सकते हैं प्राइस को, ठीक है। तो इन दैट केस
जब तक वो एक्ट नहीं, मान लो सपोज ए मार्केट गया शॉपकीपर के पास, उन्होंने बोला बी को, ए यहाँ पे कस्टमर है, बायर है, ये सेलर है, तो मुझे, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, मान लो सपोज काउंटिंग वाला कौन सा कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हो, जैसे वेट करना है, मान लो सपोज आपने बोला मुझे आमंड चाहिए, ठीक है, आमंड चाहिए, मुझे 200 ग्राम आमंड चाहिए। अब 200 ग्राम किलो पैकेट बना हुआ है, ठीक है, आपने किलो नहीं, आपने बोला 200 ग्राम, अब ये 200 ग्राम निकालेगा सेलर सेलर और वेइंग मशीन में रखेगा, फिर वो उसका वेट करेगा, वेट करने के बाद वो प्राइस आपको बताएगा। इस प्राइस असरटेन करने के लिए अगर कोई एक्ट करना पड़े, तो जैसे काउंटिंग एक्सेट्रा है, तो व्हेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मेड, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कब बनेगा, ऑनरशिप डिड नॉट पास टू बायर अंटिल, तब तक पास नहीं होगा ऑनरशिप टू द बायर, तब तक रिस्क किसका रहेगा, सेलर का ही रिस्क रहेगा, जब तक वो वेट नहीं किया, जिससे प्राइस असर्टेन होगा, काउंटिंग नहीं की, टेस्ट नहीं किया, until sellers does that act या buyer has notice, और साथ में बायर को उस चीज का नोटिस होना चाहिए, देन वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तभी ऑनरशिप यहाँ पे आपका ट्रांसफर होगा, अदरवाइज ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, देखो सेक्शन 22 टेल्स हु इज द ऑनर, कि ऑनर कौन होगा, रूल कहां दिया 22 में। देन सेक्शन 26 tells who to bear the risk, कौन जो ऑनर होगा। अब ऑनर कौन बनेगा, कैसे बनेगा, वो 22 2021 में आपका रूल दिया हुआ है, या फिर 19 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑनरशिप वेरी इंपॉर्टेंट हियर, कब ऑनरशिप बनेगा, जो ऑनर होगा उसी का रिस्क होगा। बहुत सारे एग्जांपल दिया, होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, देन नाउ द नेक्स्ट इज 24। अब ये बोलता है कि ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगा, 23 और 25 में एक साथ करवाऊंगा आपको। सेक्शन 24 डायरेक्ट में देखना, सेक्शन 24 गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल ऑन सेल और रिटर्न। गुड्स किसके लिए सेंड किया आपने, अप्रूवल के लिए सेंड किया, किस चीज के लिए, अप्रूवल के लिए। ठीक है, गुड्स सेंड टू द अप्रूवल, sent to the approval when goods are delivered to buyer on approval or sale or return the other similar term the property therein passed to the buyer। प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी, पास टू द बायर, पास मतलब ऑनरशिप कब बनेगा, व्हेन ही सिग्निफाइज हिज अप्रूवल। आपने अप्रूवल के लिए भेजा कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है, आप देखो इसको अच्छा लगता है, मान लो 3 सैंपल भेजे या व्हाटएवर, जब अप्रूवल दे देगा तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेंड हो जाएगी टू द बायर, टू द सेलर, और डज एनी अदर एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन, या कुछ और एक्ट करता है जो ट्रांजेक्शन अडॉप्ट करने के लिए। इफ ही डज नॉट सिग्निफाई हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस द सेलर बट रिटेन द गुड्स विदाउट, वो अप्रूवल सिग्निफाई नहीं करता है, एक्सप्रेसली सिग्निफाइड नहीं करता है, इंटीमेट नहीं करता है, तो बट रिटेन द गुड्स, और वो गुड्स को अपने पास रखता है, विदाउट गिविंग नोटिस टू रिजेक्शन, उसे रिजेक्ट भी नहीं किया, देन if the time has fixed for the term or goods on the expiration of such time and if no time has been fixed on expiration of the reasonable time। ठीक है, दो चीजें यहां पे देखो, पहले गुड्स स्पेसिफिक, सेक्शन 24 की बात करें, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और इन सेल ऑफ रिटर्न, या फिर अब अगर अप्रूवल नहीं करना है, रिजेक्शन तो रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, आपने गुड्स, ए ने गुड्स सेंड किया बी को, कि आप अप्रूवल के लिए भेजा कि आप अप्रूवल करो, जैसे ही इसने अप्रूवल कर दिया ये बायर को ट्रांसफर हो गया, या अप्रूवल नहीं करेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, रिटर्न करता है तो वो ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। गुड्स सोल्ड बाय द सेलर टू बायर इफ यू अप्रूव व्हाट इट अदरवाइज रिटर्न इट, इफ यू अप्रूव देन आपको ऑनर बन जाओगे, नहीं तो रिटर्न कर दो। मान लो सपोज फॉर एग्जांपल ए ने, ए सेलर है, ए सेलर सेंड टीबी टू बायर, ए ने बायर को सेलर टीबी सेंड किया अप्रूवल के लिए, अप्रूवल और रिटर्न।
या तो अप्रूव करो या रिटर्न करो। व्हेन ऑनरशिप पासेस, तो ऑनरशिप कब पासेस होगी इसमें, एज पर सेक्शन 24 सेल ऑफ गुड्स एक्ट। व्हेन ऑनर कब पासेस होगी, ऑनरशिप पासेस नंबर 1 कब होगा, व्हेन बायर signifies his approval to the seller। ठीक है, तो ऑनरशिप पासेस टू वायर, जैसे उसने अप्रूव कर दिया, सिग्निफाई उसने बता दिया कि मैंने अप्रूव कर दिया, ओके ठीक है, उसने बोला ठीक है ओके मैं रख लेता हूं ये, मुझे आपका टीवी बहुत पसंद आया, तो देन वो क्या बन जाएगा, ऑनर बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड थिंग इफ ही रिटेन द गुड्स, इफ ही retain the goods without rejection, उसने रिजेक्ट भी नहीं किया, उसने और अपने पास रख ली, यूज करना शुरू कर दिया। रिटेन फॉर अनरीजनेबल टाइम, देखो या तो फिर आपके पास टाइम दिया, दो चीजें हो सकती है, या आपको 15 दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर अपना और अप्रूवल दो, आपने 15 दिन के अंदर अप्रूवल नहीं दिया और आपने रिटेन करके रखा प्रॉपर्टी, 15 दिन हो गया, एक्सपायरेशन हो गया उस टाइम का, आपको जो टाइम दिया था अप्रूवल का, आपने सिग्निफाई तो नहीं किया अप्रूवल का, लेकिन 15 दिन भी एक्सपायर हो गया, प्रॉपर्टी आपने अपने पास रिटेन करके रखी है, तब भी ट्रांसफर हो जाएगा बायर को। ठीक है, तो देन रिटेन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टाइम गिवन फॉर अप्रूवल, जो भी टाइम है, या अप्रूवल पासिस, या फिर रीजनेबल टाइम, टाइम फिक्स नहीं है बट रीजनेबल टाइम देखना, वो एज पर द फैक्टर सर्कमस्टेंस केस डिपेंड करेगा। तो ओनरशिप पासेस टू द बायर, तो इस केस में अगर अप्रूवल के बेसिस पे है, तो आपका जिस दिन अप्रूवल कर लिया या उसने रिटेन करके रखा, तो वो प्रॉपर्टी पासेस टू द बायर। सेम हियर हम सेक्शन 42 डिस्कस करेंगे, इसके साथ लिंक है सेक्शन 42 सोगा, wire to deemed to have accepted the good, wire is deemed to have accepted the goods। ठीक है, तो सेम ये जो सेकंड वाला क्लॉज है यहाँ पे, इसमें भी क्या मानेंगे, डीम्ड एक्सेप्टेड, उसने सिग्निफाई तो नहीं किया बट डीम्ड एक्सेप्टेड, अब डायरेक्ट में लिख सकते हैं डीम्ड एक्सेप्टेड। ठीक है, एक तरह से माना जाए कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, ना तो उसने रिजेक्ट किया और यूज रिटेन करके भी रखा, ठीक है, टाइम पीरियड लैप्स हो गया, तो डीम्ड एक्सेप्टेड। तो इन दैट केस सेक्शन 42 देखना डायरेक्ट में एक बार, acceptance, the buyer is deemed to have accepted the goods when he intimates to the seller that he has accepted them, or when the goods have been delivered to him and he does any act in relation to them which is inconsistent with the ownership of the seller, or when after the lapse of the reasonable time he retain the goods without intimating the seller that he has rejection them। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे सेक्शन 24 के साथ इसको राइट विद कर सकते हैं 42 को। एक्सेप्टेंस कैसा होगा, या तो उसने इंटीमेट कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, या फिर गुड्स हैव बीन डिलीवर, कुछ ऐसा एक्ट किया जिसकी वजह से इनकंसिस्टेंट ओनरशिप द सेलर है, या फिर लैप्स जो टाइम है वो लैप्स हो गया, या रिटेन करके रखा विदाउट रिजेक्शन, उसको बताया नहीं कि मैंने रिजेक्ट कर दिया, प्रॉपर्टी अपने पास ही रखी, तो क्या माना जाएगा, वो बायर इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स। ठीक है, सेक्शन 42 आपके पास आ जाता है नंबर 1, व्हेन एक्सेप्टेंस कैसे होगा, व्हेन intimates to the seller, intimates to the seller that he has accepted them, जो गुड्स भेजी थी। सेकेंड थिंग, when the goods have been delivered to him and he does any act by मतलब by conduct
inconsistent with the ownership of seller, inconsistent with the ownership of seller, उसने कुछ ऐसा एक्ट किया inconsistent with the ownership of seller, या फिर he retained the goods, he retained the goods विदाउट इन्फॉर्मिंग की रिजेक्शन एक्सेट्रा, रीजनेबल टाइम है तो अप्रूवल ऑफ टाइम का था वो लैप्स हो गया, देन वो ऑनरशिप पासिस हो जाएगी टू द बायर। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल यहां पे देखेंगे, मान लो ए कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल विद बी फॉर गुड्स के लिए। अब यहां पे क्या था, अप्रूवल और रिटर्न पॉलिसी, या तो अप्रूव करो या फिर रिटर्न कर लो। वी डिड नॉट रिप्लाई, वी डिड नॉट रिप्लाई, उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। बी ने क्या किया, बी सेंट द गुड्स टू सी ऑन सेम टर्म्स, ठीक है, उसने सेल के लिए किसको आगे सेल कर दिया, सी को, किसने, बी ने, तो अप्रूवल और रिटर्न, एंड सी डिड नॉट रिप्लाई, सी ने भी बी को रिप्लाई नहीं किया, सी डिड नॉट रिप्लाई, सी ने भी बी को रिप्लाई नहीं किया, तो इन दैट केस सी सेंट गुड्स टू डी, सी ने आगे सेल कर दिया डी को ऑन द सेम टर्म, अप्रूवल और एक्सेप्टेंस, बिफोर डी could answer goods lost, मतलब डी ने आंसर देना था, उसके आंसर देने से पहले डी ने किसको आंसर देना था, सी को, उसके आंसर से पहले क्या हो गया, गुड्स लॉस। डिस्कस द राइट एंड लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज, डिस्कस द राइट एंड लाइबिलिटी ऑफ ए बी सी एंड डी, क्या क्या लाइबिलिटी और राइट बनेंगे इनके। हु टू बियर द रिस्क ऑफ लॉस, इस केस में रिस्क ऑफ लॉस किसका होगा, लॉस ऑफ गुड्स। देखो आंसर, एट द टाइम ऑफ लॉस हु इज ऑनर, ऑनर कौन मानेगा, सी वॉज द ऑनर, सी ऑनर था, क्योंकि डी ने रिप्लाई अभी देना था, तो डी को भी ट्रांसफर नहीं हुआ, उससे पहले क्या हो गया, लॉस हो गया, तो लास्ट ऑनर कौन था, सी। तो ए ने किसको ट्रांसफर किया, बी को, बी ने किसको ट्रांसफर किया, सी को, सी ने किसको ट्रांसफर किया, डी को। तो इन केस ए सेलर है, उसने बायर ये है, यहां पे ये ऑनर बन गया, अब ये बायर हो गया, यहां पे ये ऑनर होगा, तो एट द टाइम जब प्रॉपर्टी लॉस्ट हुई कौन था ऑनर, सी। तो फर्स्ट केस में ए वर्सेस बी, तो उसमें ए कैन रिकवर लॉस फ्रॉम बी, ए कैन रिकवर लॉस फ्रॉम बी, देन इन सेकेंड केस में वी कैन रिकवर लॉस फ्रॉम सी, बट हियर डी इज, ठीक है, डी नॉट लाइबल, डी नॉट लाइबल, यहां पे डी लाइबल नहीं है, बिकॉज डी अभी ऑनर नहीं बना था, उससे पहले लॉस होगा, तो डी इज लाइबल एज अ बेली। डी कैसे लाइबल है, डी इज लाइक, क्योंकि उसकी पोजीशन में था एज अ बेलमेंट, लाइबल इज लाइबल एज अ बेली ऑनली ऑफ सी, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये लाइबल होगा एज अ बेली, ठीक है, सी टू ए, समझ गए। तो ये बोलता है कि मान लो बी की ड्यूटी थी उसको सिग्निफाई करना था, बी ने सिग्निफाई नहीं किया, उसने कोई रिप्लाई नहीं किया, बट उसके कंडक्ट से क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट टू द ऑनरशिप ऑफ द सेलर, ए का सेलर इनकंसिस्टेंट हो गया, वो खुद ऑनर बन गया कि उसने आगे वो ट्रांसफर कर दी, उसने ऐसा कुछ कंडक्ट किया जिससे शो हो रहा है कि वो ऑनर बन गया, तो उसको ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई थी बाय दैट टाइम, ठीक है। सेकेंड थिंग, सी की भी ड्यूटी थी कि वो उसको सिग्निफाई करे, उसने भी आगे रिप्लाई नहीं किया और उसने आगे सेल कर दिया डी को, बट डी ने अभी रिप्लाई नहीं किया था, तो देन डी यहाँ पे ऑनर नहीं बनता, बट यस डी इज लायबल एज अ बेली, ठीक है। तो ये सेक्शन 24 है आपका। देन हम डिस्कस करेंगे, समझ आ गया आपको ऑनरशिप कैसे ट्रांसफर होता है इंडियन सोगा के अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे
सेक्शन 23 एंड 25 दोनों इंपॉर्टेंट है, 23 एंड 25। तो सेक्शन थोड़ा सा है टेक्निकल, बट फिर भी समझने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 23 एंड 25, ठीक है। सेक्शन 23 डायरेक्ट में देखना आप। सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स एंड अप्रोप्रिएशन, ठीक है। पहले तो सबसे पहली बात है, ये किसकी सेल की बात कर रहा है? अनसर्टेन गुड्स की बात कर रहा है। सर्टेन स्पेसिफिक गुड्स की बात नहीं कर रहा है, अनसर्टेन गुड्स की बात कर रहा है। और साथ में क्या बोल रहा है? एप्रोप्रिएशन। वेयर देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनसर्टेन और फ्यूचर गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल किसके लिए? अनसर्टेन और फ्यूचर गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन and goods of that description and in deliverable state are unconditionally appropriate to the contract either by the seller with the assent of the buyer. That assent very important. किसके assent से, किसकी consent से वो सेल कर रहा है? either by the seller with the consent of buyer or by the buyer with the assent of the seller. By the buyer with the assent of the seller, the property in the goods thereon passes to the buyer. The properties there goods thereon passes to the buyer. कब passes होगी? Such assent may be expressed or implied and may be given either before or after the appropriation is made. ठीक है, वो appropriation is made। ठीक है, समझ गए? पहले इसको समझो। देखो, सेक्शन 23 आपकी बात करता है कि आपका प्रोवाइडेड वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, पहला क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन 23 में अनसर्टेन गुड्स, फ्यूचर गुड्स की बात करें, बाय द डिस्क्रिप्शन, कैसे कर रहे हो सेल आप? बाय द डिस्क्रिप्शन एंड गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, जो उस डिस्क्रिप्शन में गुड्स है, एंड इन डिलीवरेबल स्टेट आर अनकंडीशनली appropriated to the contract either by the seller with the assent, either by the seller with the assent of the buyer or by the buyer with the assent of the seller. The property in the goods thereon passes to the buyer. फिर वो प्रॉपर्टी पासेस होगी बायर। अब देखो, नाउ मतलब प्रोड्यूस्ड। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मान लो सपोज फॉर एग्जांपल ए पर्सन आता है, ए बी के पास जाता है कि मुझे मुझे क्या चाहिए? मुझे रॉयल एप्पल चाहिए। रॉयल एप्पल की वैरायटी होती है, एप्पल चाहिए। अब जो ए बी के पास आता है, बी ए ने कुछ ऑफर किया कि मुझे रॉयल एप्पल चाहिए। अब बी के पास बहुत सारी वैरायटी, इसके पास रॉयल भी है, स्पर भी है, गोल्डन भी है, ठीक है। बहुत सारी वैरायटी है, 3-4 मिक्स है वो। अब इसने क्या किया? अभी अनसर्टेन है, उसमें से उसको पिक करना पड़ेगा, सर्टेन करना पड़ेगा। तो एप्पल जो एक्स्ट्रा, अब देखो, अब ये बोलता है कि मान लो सपोज मुझे रॉयल चाहिए, स्पर चाहिए, गोल्डन चाहिए, ठीक है। बायर 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 ने बोला मुझे रॉयल चाहिए। अब इसके बाद तो स्पर भी है, गोल्डन भी, एक्सेट्रा। अब वो डिस्क्रिप्शन क्या दिया उसने? रॉयल। मुझे एज डिस्क्रिप्शन दिया मुझे रॉयल चाहिए, ठीक है। अब उसको क्या करना है? अब देन अब वो डिलीवरेबल स्टेट में लाना है। किस स्टेट में लाना है? डिलीवरेबल। अब जो सेलर है उसने मान लो मिक्स है, यहाँ पे रॉयल एप्पल है, ऐसे ढेर लगा हुआ है, उसमें से रॉयल एप्पल को पिक किया। अब क्या हो गया? सर्टेन हो गया। रॉयल एप्पल को पिक किया और उसको पैक किया। अब क्या क्या? पैक किया उसको, ठीक है। पैक करने के बाद क्या हो गया? डिलीवरेबल स्टेट में आ गया वो। पैक किया, डिलीवरेबल स्टेट में आ गया। अब अनकंडीशनल अप्रोप्रिएट। अब सेलर ने सामान भेज दिया, अप्रोप्रिएट अभी दिया नहीं, उसके असेंट से सामान डिलीवर करना, उसको डिलीवरी स्टेट में उसको भेज दिया। किसने? सेलर ने उसको वो सामान भेज दिया। सेलर ने, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सेलर ने कोई राइट रिजर्व नहीं किया यहाँ पे। सेलर ने, दो ही डिफरेंस है, एक ही डिफरेंस है सेक्शन 20-25 में। सेलर ने अपना कोई राइट रिजर्व नहीं किया, अभी भाई पहले प्राइस दे दो तभी मैं तुम्हें गुड्स दूंगा, दो। उसने जैसे विद द असेंट ऑफ द बायर, बायर की कंसेंट है यहाँ पे, कंसेंट इंप्लाइड भी हो सकती है, और तभी तो लिखा बाय द बायर विद द असेंट ऑफ द बायर, या सेलर विद द असेंट ऑफ द सेलर। तो देन जो चीज है, या तो वो देखो, या तो वो आपके पास होनी चाहिए गुड्स प्रोड्यूस्ड, ऑब्टेन मतलब कहीं से आपने, आप लेके आएंगे, अभी आप ऑब्टेन करेंगे, ठीक है।
अब डिस्क्रिप्शन को पता चल गया आपको, डिस्क्रिप्शन आपके पास आ गई कि मुझे कौन से एप्पल देने हैं इसको, आपने बोला उसने बोला रॉयल, तो रॉयल आपको छांट के देने हैं रॉयल, ठीक है, कितने देने हैं वो भी आपको बता दिया, इतने केजी उसने देने हैं। अब आपने राइट टू रिजर्व नहीं रखा, कोई कंडीशन अनकंडीशनली, अगर कंडीशन होती कि पहले आप प्राइस पे करो तभी मैं आपको एप्पल सेंड करूंगा, ठीक है, ये कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनली आपने एप्पल उसको सेंड किए, ठीक है, जैसे ही आपने सेंड किए उसको तो वो लाइबल हो, बायर का यहाँ पे देयर ऑन, देखो लास्ट लाइन देखो यहाँ पे डायरेक्ट में, thereon passes to the buyer, property seller, the property in the goods thereon passes to the buyer, property passes होगी buyer को, and assent may be expressed implied and may be given either before or either after the appropriation is made, appropriation आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, उसको असर्टेन, चाहे कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले उसको एप्रोप्रिएशन का मतलब असर्टेन करना, ठीक है, चाहे वो पहले कर दो चाहे बाद में कर दो, क्लियर। तो देन दैट जो सेक्शन 23 है, in the effect of 23, that whatever be the intention of the parties, कुछ भी intention हो, property cannot passes in the uncertain good, uncertain goods तब तक passes में होगी जब तक उसको ascertain में ना लाओ, ascertain मतलब प्रोसेस है by which the identity of the goods, कि कौन सी goods आपको डिलीवर करना है, डिलीवरेबल स्टेट में ले आना है उसको, appropriation, while appropriation involve element of the common intention, जैसा कॉमन इंटेंशन, एक ने बोला ये चीज मुझे चाहिए, दूसरे बोला ठीक है मैं ये आपको देता हूं, अब आपको उसको डिलीवरेबल स्टेट में लेके आना है, ठीक है, क्लियर होगा। अब यहाँ पे राइट टू रिजर्व नहीं रखा हमने, कंडीशनल नहीं है। सेकंड बताओ डिलीवरी टू कैरियर, वेयर इन परसोनेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द सेलर डिलीवर द गुड्स टू द वायर और टू कैरियर और अदर वेली नेम्ड बाय द बायर नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर एंड डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। अब देखो डज नॉट रिजर्व द राइट, he is deemed to have unconditionally appropriate the goods to the contract, उसने अप्रोप्रिएट कर दिया वो गुड्स द कॉन्ट्रैक्ट, तो राइट टू रिजर्व नहीं रखा कि भैया पहले तो मुझे प्राइस दे दो फिर मैं तुम्हें गुड्स सेंड कर दूंगा, उसने सीधे उसको सेंड कर दी, डिलीवर कर दी गुड्स, ठीक है, मान लो सब ठीक है, समझ गए, मतलब राइट टू रिजर्व नहीं रखा किसने, अपना अनकंडीशनली गुड्स सेंड कर ली, अभी प्राइस पेड नहीं हुआ मतलब कोई कंडीशन नहीं डाली। अगर हम 25 को देखें, 25 बोलता है रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, तो यहाँ पे राइट को क्या किया जाएगा, रिजर्व किया जाएगा, सेलर यहाँ पे राइट को रिजर्व करेगा, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, contract of sale or specific goods or where goods are subsequently appropriated to the contract, the seller may by the term of the contract or appropriation reserve the right to dispose of good until certain condition are fulfilled, बोलता है जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तब तक राइट टू डिस्पोज का रिजर्व रखेगा कौन, सेलर। इन सच केसेस notwithstanding the delivery of goods or buyer or the carrier or other waylee for the purpose of transmission to the buyer, the property in goods does not pass to the buyer until the condition imposed by the seller are fulfilled, बोलता है चाहे आपने कैरियर के थ्रू उसको ट्रांसमिट किया, क्या होता क्या कि जब मान लो सेलर अपने को प्रोडक्ट बेचता है और प्रोडक्ट मान लो वो अपना राइट रिजर्व करता है, राइट रिजर्व कैसे हो सकता है, या तो एक्सप्रेस करके हो सकता है बोल के सेक्शन 25 क्लॉज 1 में, या फिर आप उसको डीम टू बी रिजर्व राइट, ठीक है, आप कुछ ऐसा एक्ट करते हैं जैसे डीम असेंट, ठीक है, आपने बता दिया कि ये राइट टू प्रॉपर्टी का रिजर्व है, ठीक है, रिजर्व मतलब गॉट डिस्ट्रॉय एक्सेट्रा, तो देन लॉस सेलर का होगा, तो यहाँ पे लॉस किसका होगा, जब राइट टू रिजर्व रखेगा लॉस किसका होगा, सेलर का, जब राइट टू रिजर्व नहीं रखा 23 में लॉस किसका होगा, बायर का, तो बायर ऑनर बन जाएगा। तो देन रिजर्व का मतलब फर्स्ट यू पे द पेमेंट देन गुड्स ट्रांसफर टू द बायर, पहले वो पेमेंट करते फिर बायर को ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी। तो डीम टू बी रिजर्व सेक्शन 25 क्लॉज 2 बोलता है डीम टू बी रिजर्व एंड 25 क्लॉज 3 बोलता है आपका डिलीवरी कैसे होगी, और डिलीवरी कैसे होती है वो 3 और क्लॉज 2 में दिया। देखो आप जब डिलीवरी करते हो आपने साथ में राइट टू रिजर्व रखा कि मुझे राइट टू रिजर्व रखता है, कोई कंडीशन रख लिया आपको, आपने ट्रांसमिट भी कर लिया बट उसको पहले पेमेंट करना पड़ेगा, जो ट्रांसफर कर रहा है पर्सन की भाई पहले पेमेंट ले लेना तभी आप उसको डिलीवर करना, अगर वो पेमेंट नहीं देगा रिटर्न हो जाएगी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वेयर गुड्स आर शिफ्ट मतलब शिप के थ्रू जा रहे बिल ऑफ लैडिंग होगा, डिलीवरी टू द रेलवे एड्रेस, रेलवे शिफ्ट होगा, रेलवे एंड बिल ऑफ लैडिंग, जब बिल ऑफ लैडिंग होता है जब शिप के थ्रू भेजते हैं रेलवे शिफ्ट, एज द केस में बी गुड्स आर डिलीवरेबल टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर और हिज एजेंट, द सेलर इज प्राइमा साइड डीम्ड टू रिजर्व द राइट,
तो ये आपका डीम्ड रिजर्वेशन है, उसने एक्सप्रेस करके कंडीशन नहीं डाली, डीम्ड। जब भी कोई मान लो शिप के थ्रू आपने भेजा तो 3-3 कॉपीज बनती है, जो एक कंसाइनर होता है, कंसाइनी होता है, एक जो आपका मास्टर होता है, कैप्टन होता है, जो उस शिप को उस प्रॉपर्टी को उस तक पहुंचाता है। मान लो फॉर एग्जांपल ए है, ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ गुड्स का। अब ए ने थ्रू शिप भेजा या थ्रू थ्रू रेलवे, तो बिल ऑफ लेडिंग बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे रेलवे रिसिप्ट होगा। अब जो ये मीडिएटर है सी, जो पहुंचा रहा है यहाँ पे बी तक, अब ये होता क्या है कि ये गुड्स आपको नहीं देगा तब तक जब तक आप उसके पैसे ना दो। कंडीशन होगी वहां पे, ये क्या माना जाएगा, डीम्ड। इसने बोला नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, बल्कि अगर शिप और रेलवे के थ्रू भेज रहे हो तो वो जो सी आपको प्रॉपर्टी दे रहा है बायर को, तो बायर को पहले क्या पे करना पड़ेगा, राइट टू रिजर्व रखा है यहाँ पे कि पहले पेमेंट दे दे फिर उसको डिलीवर होगी प्रॉपर्टी। अगर आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी कोई प्रॉपर्टी मंगवाते, मान लो दिल्ली से आपको सामान मंगवा रहे हो या यूपी से सामान मंगवा रहे हो, आपका धर्मशाला में कोई ट्रांसपोर्ट का काम करता है, तो आप पहले पे करोगे तब आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है, अदरवाइज वो आपको नहीं देगा। तो इन दैट केस prima facie deemed to be reserved the right of disposal. With the seller of goods draw and wire for the price of transmit to the buyer a bill of exchange together with the bill of lading, or as the case may be, railway receipt as secure acceptance of payment of bill of exchange, the buyer is bound to return the bill of lading a receipt of does not honor the bill of exchange, and if he wrongfully retain the bill lading railway receipt property in goods does not pass to him। ठीक है, अब देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे होता क्या है कि कई बार क्या करते हैं हम, मान लो रेलवे के थ्रू भेज रहे हैं, बिल ऑफ लेडिंग वहां हो रहा है, या फिर आपका रेलवे रिसिप्ट या शिप के थ्रू भेज रहा है। अब जो सेलर है वो अपना एक एजेंट वहां पे भेज देगा, क्या भेज देगा, एजेंट आएगा, प्रॉपर्टी आ रही है, प्रॉपर्टी ये लोग ला रहे हैं, ठीक है, एजेंट भेज देगा, और सेलर क्या ले लेगा, इसे बिल ऑफ एक्सचेंज लिखवा देगा कि आई बॉन्ड टू पे सच एंड सच थिंग प्राइस एक्सेट्रा टू द ए इन स्टेट ऑफ द गुड्स। वो पहले पहले वहां पे एजेंट पहुंच जाएगा, किस पास, बायर के पास, कि आपके पास कोई एजेंट होगा वो पहुंच जाएगा। सेलर यहाँ पे क्या कर लेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज इससे करवा लेगा, उससे क्या होगा, बायर बाउंड हो जाएगा। कंडीशन, अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं साइन करता है, साइन नहीं करता है, तो वो बायर है, बायर को रिटर्न करना पड़ेगा गुड्स। क्या करना पड़ेगा, गुड्स को रिटर्न करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। सेक्शन 25 की बात करें, 25 में बोलता है कि जहां पे राइट टू रिजर्व रखा जाएगा, 23 जहां पे राइट टू रिजर्व नहीं रखा जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आपका ट्रांसफर ऑफ टाइटल, कि आपका जो टाइटल है वो कैसा होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट सेगमेंट में ट्रांसफर ऑफ टाइटल सेक्शन 27 से 30, 3 सेक्शन ही है इसमें, सेक्शन 27 से 30।